तो अब हम बात करेंगे कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल और क्या होता है यूकैरियोटिक सेल। इनके बारे में थोड़ा सा और चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको हम हिंदी में भी कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अभी हमने इसका मतलब क्या समझा कि प्रो का मतलब होता है प्राइमरी, यानी कि ऐसा सेल जिसमें ये जो कैरियॉन्स है, कैरियॉन्स का मतलब न्यूक्लियस जो है वो क्या हो, प्रारंभिक तरीके का हो, यानी कि अल्प विकसित कह सकते हैं हिंदी में, यानी कि न्यूक्लियस इज अनडेवलप्ड यानी कि अगर न्यूक्लियस क्या है अल्प विकसित है, जिसको कहते हैं अल्प विकसित कह सकते हैं। जब अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है तो उस प्रकार की कोशिकाओं को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनमें क्या क्या और चीजें हो जो डिफरेंस है, देखिए। अब चूंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस कब अल्प विकसित है, मतलब इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं केंद्रक कला, हिंदी में कह सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली। तो ये जो केंद्रक कला है या केंद्रक झिल्ली जो है जब नहीं पाई जाती है तो इसके अंदर का, यानी कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो सारी चीजें क्या होती हैं, पूरे इसके साइटोप्लाज्म में घूमती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कहते हैं। दूसरी चीज, इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि लेयर होते हैं, यानी कि कह सकते हैं झिल्ली युक्त जो लेयर है वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गन्स, यानी कि किसी भी सेल के अंदर जो जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी उनमें से जो ऑर्गन्स हैं जिनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोशिकांग, हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। वो सभी कोशिकांग क्या होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि कौन सा कह सकते हैं हम, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम हम जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम है, फिर वैक्यूल्स है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर गोल्जी बॉडी है, ठीक है। और वे ऑर्गन्स हैं जैसे कि और हम ले सकते हैं, प्लास्टिड्स हैं। ये सारी जो ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के अंदर पाए जानी चाहिए, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सारी चीजें जो है नहीं पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन राइबोसोम्स के अंदर जो लेयरिंग है, यानी कि जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो नहीं पाई जाती है, इसलिए ये जो है पाया जाता है। अब इसमें बात आती है कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मली हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S टाइप और एक होता है 80S टाइप, ठीक है। यानी कि अगर जिसमें 70S सब यूनिट्स होते हैं, 70 सब यूनिट होते हैं या उनको हम कहते हैं 70S राइबोसोम्स, और जिनमें 80S टाइप के हमारे अंदर जो सब यूनिट्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं 80S राइबोसोम्स। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है। लेकिन अगर बात करें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में ये पाया जाता है 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं।
तो ये थे हमारे, अगर हम बात करें एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल हो सकता है आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है, और भी है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ब्लू ग्रीन एल्गी, या साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं, जिनको हम कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो है ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये हमारे आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो ये क्या होता है भाई, एक फिगर के माध्यम से हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कि हमने एक बैक्टीरियल सेल बनाया, ये हमारा एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें ठीक, तो बैक्टीरियल सेल इसमें जो है मेम्ब्रेन तो पाई जाती है, इसमें जो अगर बात करें हम रेस्पिरेशन का जो सिस्टम होता है वो इसके अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है एक, जिसके द्वारा होता है, जिसको हम कहते हैं मीजोसोम्स, मीजोसोम्स कहते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो लिक्विड है इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म हम बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में कोशिका द्रव्य भी कह सकते हैं। इसके अंदर ये जो डेंस लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें जो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, अब चूंकि इसमें क्या है, यही है न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस क्या है, अनडेवलप्ड है, क्या है, न्यूक्लियस अनडेवलप्ड है, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित जो है केंद्रक इसके अंदर नहीं पाया जा रहा, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो है वो कमी है। जब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता तो इस कंडीशन में ये न्यूक्लियस जो है पूरे साइटोप्लाज्म में इधर उधर घूमता रहता है। अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस प्रकार का होता है, तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ज्यादातर इनके अंदर सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है, सर्कुलर एंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसकी जो है अंदर पाया जाता है। ये कंडीशन है किसकी, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ये है बैक्टीरियल सेल, ठीक, इसमें जगह जगह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये किसकी है, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर की कंडीशन है। कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल हैं जिनके अंदर सेल वॉल भी पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो मीजोसोम्स का काम क्या होता है, तो मीजोसोम्स का काम अभी हमने कहा कि जो काम जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही काम जो है इसके अंदर मीजोसोम्स करता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर फ्लैजेला पाई जाती है, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर एक जो धागे की नुमा रचना होती है या पूछ लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, टेल लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या कहते हैं, फ्लैजेला कहते हैं, फ्लैजेला कहते हैं। ये किसी भी जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या प्रोकैरियोटिक सेल वाले जो जिसे हम कह सकते हैं बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया, इनको जो है आगे बढ़ने में इनकी मदद करते हैं। यानी कि ये क्या होता है कि ये पूरे एटमॉस्फेयर में कह सकते हैं या जहाँ पर भी इनको चलने की आवश्यकता होती है वहाँ पर ये अपने फ्लैजेलम को बीट करते हैं, यानी कि पटकते हैं, और इनके बीट करने की वजह से उनके अंदर क्या होती है, एक अलग प्रकार से गति उत्पन्न हो जाती है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि स्थान परिवर्तन का जो लोकोमोशन का सिस्टम है। अगर बात करें लोकोमोशन की, दो चीजें होती हैं भाई, एक होता है लोकोमोशन और एक होता है मूवमेंट।
अगर कोई ऑर्गेनिजम्स अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, मतलब कि अपना स्थान परिवर्तन करता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लोकोमोशन। और उसके शरीर के अंदर जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, वो होता है मूवमेंट। तो लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, कोई बड़ी चीजें नहीं है, ठीक है। अगर हम अब बात कर लें किसके, यूकैरियोटिक सेल्स की, ये तो था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स, जिसको हम हिंदी में भी यूकैरियोटिक सेल्स ही कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए क्या होता है यूकैरियोटिक कोशिका। हमने इसको बताया कि यू का मतलब होता है वास्तविक, यानी कि ट्रू, और कैरियंस का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, ऐसी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इनका मतलब क्या है, देखिए, तो कोशिकाओं के अंदर, सेल के अंदर इसके अंदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यानी कि वेल डेवलप्ड इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। पहली चीज, वेल डेवलप न्यूक्लियस, इसके अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाएगा। दूसरी चीज कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये पाया जाएगा। तीसरी चीज अगर हम बात कर लें तो इसके अंदर जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स हैं, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनल्स जो है वो पाए जाते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि अगर हम बात कर लें कौन कौन से, अभी हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे क्या क्या होते हैं जो सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके बारे में और चर्चा हम करेंगे। मतलब हम इतना अगर समझ लें कि सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो, और साइटोप्लाज्म, यानी कि डिफरेंशिएट साइटोप्लाज्म विथ न्यूक्लियस, यानी कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को, इन दोनों को आपस में अलग करने का काम करता है। अगर हम बात करें कोई, ये हमने यूकैरियोटिक सेल ले लिया, चलिए, तो इसमें क्या होगा, छोटा सा ले लेते हैं, प्लांट सेल ही ले लेते हैं। ठीक, तो ये जो देखिए, ये वाला पोर्शन जो है ये न्यूक्लियस का होता है, और ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और ये जो होता है न्यूक्लियस होता है। ठीक, और ये इसका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। इन दोनों में क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो झिल्ली है, ये क्या करती है कि साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को एक दूसरे से अलग अलग करने का काम करती है। ये काम होता है किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। और इसलिए इसमें जो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जेनेटिक जो मटेरियल है जिसको हम कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो इसके अंदर अलग होता है। लेकिन अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ ऐसे माइक्रो बॉडीज हैं, यानी कि जो छोटे छोटे चीजें हैं जो कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं, उनके अंदर भी हमको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इस वाले में, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है, तो जेनेटिक मटेरियल इसमें जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, डीएनए पाया जाता है। लेकिन अगर बात करें जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रोबॉडीज है, यानी कि जो क्या कह सकते हैं,
छोटे छोटे जो अंग हैं या अंगक जिसको हम कहते हैं, जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स नाम देते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर हमको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। दूसरी चीज की प्लास्टिड, इसके अंदर भी हमको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। ये ऐसे अंग हैं जिनके अंदर हमको जेनेटिक मटेरियल जो है सर्कुलर फॉर्म में देखने को मिलता है। किसके फॉर्म में? सर्कुलर। जिस प्रकार की हमको प्रोकैरियोटिक सेल में प्राप्त हो रहे थे सर्कुलर डीएनए, वैसे ही डीएनए इन दोनों के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये था छोटा सा यूकैरियोटिक सेल्स का थोड़ा सा विवरण था। अब हम थोड़ा सा और आगे जान लें कि सेल का साइज क्या हो सकता है, सेल किन किन साइजों के हो सकते हैं। और यूकैरियोटिक सेल का पहले एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो ये आता है प्लांट सेल। जितने भी प्लांट सेल हैं वो सब यूकैरियोटिक है, ऐसे यूकैरियोटिक है। और जितने भी एनिमल सेल है वो भी सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। तो ये था हमारा एग्जांपल कुछ। ठीक, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल यानी कि कोशिका का आकार और आकृति कैसा होता है, आकृति एवं आकार। ठीक है, तो आकृति का क्या मतलब है और आकार का क्या मतलब है, यानी कि कुछ साइज होती है वो थोड़ा सा अलग होती है। साइज में हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देखते हैं, तो आकार में हम क्या देख लेते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये हम देख लेते हैं। लेकिन ये जो शेप होता है इसमें हम देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। चाहे वो शेप के अंदर हम देख लेते हैं कि वो सर्कुलर है, ट्राइंगुलर है, या स्क्वायर है, या रेक्टेंगल है, वो किस प्रकार की जो है शेप बना रहा है, इसको हम देखते हैं किसके अंदर, शेप के अंदर। तो ये होती है शेप, और साइज होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लें। अगर हम बात करें साइज के हिसाब से, पहली चीज तो सेल जो होते हैं वो डेफिनेट सेल अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। बहुत सारे जो है बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाएं भी होती हैं, बहुत ही बड़ी कोशिकाएं भी देखने को हमको मिलती हैं। अगर बात करें सबसे छोटी कोशिका की तो वो होता है माइकोप्लाज्मा में, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसमें जो होती है सबसे छोटी प्रकार की जो है सेल पाई जाती है, जिसमें लगभग 0.3 माइक्रोमीटर के करीब होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल कह सकते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट सेल। कुछ और भी हैं जैसे कि पीपीएलओ है, जिसको हम कहते हैं प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इनमें भी कुछ डेफिनेट शेप के जो है हमारे अंदर क्या पाए जा सकते हैं। अगर हम बात करें और ठीक है, अगर हम बात कर लें जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल वो कितना होता है, तो इसका जो आकार है यानी कि जो साइज है वो कितना होता है, लगभग 3 to 5 माइक्रोमीटर के करीब होता है। बात करें अगर कुछ और एग्जांपल में कुछ और सेल हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन ब्लड की जो आरबीसी है, ह्यूमन आरबीसी, ब्लड के अंदर जो हमारे आरबीसी पाया जाता है, तो उसकी जो सेल की लंबाई होती है या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जिसको हम आकार कहते हैं, साइज जो होते हैं वो लगभग 7 माइक्रोमीटर के करीब होती है। बात करें, ये तो हमारा था स्मॉलेस्ट सेल। पूछ देता है कि कौन सी ऐसी जो सेल है जो सबसे लार्जेस्ट है। तो अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें, लार्जेस्ट
सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल में हमारा आता है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग यानी कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो लगभग जो है 170 मिलीमीटर का होता है, यानी कि 170 जो है लंबाई में होता है। तो ये जो है अब तक का जो है सबसे लार्जेस्ट सेल कह सकते हैं इसको हम। अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट सेल, देखिए दोनों चीजें अलग हैं, एक लार्जेस्ट है और एक है लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात करें तो इसमें आता है हमारा नर्व सेल्स। नर्व सेल्स, ठीक है। तो नर्व सेल का मतलब तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं जिसको हम न्यूरॉन्स कह सकते हैं, तो जिसमें के न्यूरॉन्स आ सकते हैं। तो जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं हैं इनकी जो लंबाई होती है वो बहुत लंबी होती है, ये लगभग 90 सेंटीमीटर के करीब होती है, कभी कभी 1 मीटर के करीब भी होती है। यानी कि ये लगभग इतने जो है ये हमारे इंपॉर्टेंट में आते हैं। जैसे कि माइकोप्लाज्मा पूछ लेता है कि विच इज द लार्ज स्मॉलेस्ट सेल, तो अगर हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट सेल की तो ये होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे बैक्टीरियल सेल की तो वो है तो इतना। और पूछ लेता है कि लार्जेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होता है लार्जेस्ट सेल और क्या होता है लॉन्गेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट का मतलब बड़ा, लेकिन लॉन्गेस्ट का मतलब लंबा। तो लार्जेस्ट में और लंबे लॉन्गेस्ट में दोनों में अंतर होता है, ये चीज। अगर हम बात करें तो जो शेप होता है इसका, ये बहुत अलग अलग शेपों के पाए जा सकते हैं। इनका जो शेप है वो बहुत होता है